हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श कुमार। आज हम MPA 003 में आपका कराची रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कराची रिजोल्यूशन हमारा टॉपिक है जो कि BA और MA दोनों के स्टूडेंट के लिए आपका क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें BA और MA में आपका कराची रिजोल्यूशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कराची रिजोल्यूशन में इनमें आपका कौन कौन से एजेंडा होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जिसको इस रिजोल्यूशन के थ्रू पास किया जाता है। ठीक है, तो इसमें इसका थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि बैक हिस्ट्री को समझते हैं। ये बेसिकली जो रिजोल्यूशन है वो गांधी इरविन पैक्ट जो होता है उसको एक स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए ये रिजोल्यूशन पास किया जाता है। गांधी इरविन पैक्ट में कुछ चीज़ों पे आपका जो वायसराय इरविन जो होता है वो एग्री किया रहता है इंडियंस लोगों को कुछ राइट्स देने के लिए। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें आपका होती है जो गांधी जी डिमांड किए रहते हैं, जैसे आपका क्या पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फ्री करना। ठीक है, उन सारी चीज़ों पे भी आपका क्या होता है, इरविन जो होते हैं कि रेडी हो जाते हैं। बट इसकी एक ड्रॉबैक भी है कि आपका जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था तो उस समय आपका इससे जस्ट पहले आपका गांधी इरविन पैक्ट के टाइम में आपका ये भी आपका मुद्दा रखा गया था कि आप हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे भगत सिंह और उसके जो साथी थे, ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तो इनको फांसी से आपका बचाने के लिए भी रिजोल्यूशन में आपका गांधी इरविन पैक्ट में बात की गई थी। बट आपका ये ज़्यादा आपका ऐसा लोगों को माना जाता है कि आपका गांधी जी ने इसमें ज़्यादा वर्क नहीं किया, तो और चाहते गांधी जी तो इसको रोक सकते थे। तो ये आपका एक डिबेटेबल टॉपिक था। ठीक है, तो ये डिबेटेबल टॉपिक में आपका क्या है कि इसी वजह से पीपल जो है कि गांधी जी से काफ़ी आपका नाराज़ थे। इस वजह से गांधी जी जहाँ जहाँ पे भी जाते थे वहाँ पे इनको ब्लैक फ्लैग दिखाया जाता था, काला झंडा दिखाया जा रहा था इस रिजोल्यूशन में मीटिंग में जाने से पहले। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये जो रिजोल्यूशन है वो आपका इसका भी कुछ इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास देखेंगे कि आपका अब रिजोल्यूशन का बैक हिस्ट्री हमने समझ लिया। अब ये जब रिजोल्यूशन में देखते हैं कि बेसिकली ये किन किन चीज़ों पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो होती है ये कराची सेशंस के में होती है और ये 1931 में होता है। कब होता है हमें याद रखनी है, ये ईयर्स हमें मेंशन करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है कि कराची रिजोल्यूशन आपका कांग्रेस का 1931 का जो मीटिंग होती है, ठीक है, कांग्रेस की दिसंबर मंथ में, उसमें आपका ये लिया जाता है। ठीक है, उस समय जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो प्रिसाइड करते हैं आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस को, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। ठीक है, तो कराची रिजोल्यूशन इज ए मेमोरेबल फॉर रिजोल्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट। ये किन किन चीज़ों पे आपका बात करती है यहाँ पे, तो फंडामेंटल राइट पे डिमांड करेगी। ठीक है, उसके साथ में ही आपका क्या है, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे भी आपका क्या है कि इसमें आपका जो ये रिजोल्यूशन है उसके फेवर में भी आपका कुछ एजेंडा रखे जाते हैं। ठीक है, तो दोनों को हम सेपरेटली जानेंगे कि आपका कौन कौन से ऐसे थे जो नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे बेस्ड आपके लिस्ट थी, और उसके साथ में फंडामेंटल राइट में कौन कौन से राइट्स को आपका राइट्स की डिमांड की गई थी। ठीक है, तो उसके बारे में हम सेपरेटली दोनों ही सेपरेटली अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, द रिजोल्यूशन गारंटीड बेसिक सिविल राइट एंड द पॉलिटिकल राइट टू द पीपल। ये जो आपका रिजोल्यूशन था ना, वो लोगों को बेसिक जो राइट्स होते हैं, ठीक है, सिविल राइट और पॉलिटिकल राइट, जैसे सिविल राइट में आपका राइट टू लाइफ, ठीक है, ये सारे राइट्स जो है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सारे राइट्स, और उसी के साथ में पॉलिटिकल राइट जो है कि आपका यूनिफॉर्म एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, तो ये आपका वोटिंग राइट, ये सब आते हैं, तो वो सारे राइट्स देने की बात की गई थी। ठीक है, इट लेड डाउन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ मस्ट कन्फर्म द प्रिंसिपल ऑफ द जस्टिस टू एंड दैट इट मस्ट सिक्योर द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, और वर्कर्स का क्या है कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, इतनी तो उनके लिए आपका क्या है कि अर्निंग हो, कि उनकी जो आपका लाइफ स्टाइल हो, कम से कम एक मिनिमम उतनी आपका सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें इनके लिए अवेलेबल हो। वैसे ही आपका रिजोल्यूशन में वैसे चीज़ों पे टारगेट किया गया था। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों पे अभी फोकस करते हैं जो आपका क्या नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को इंक्लूड कर रहे थे। ठीक है, तो द रिजोल्यूशन ऑन द नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स इंक्लूडेड, ये आपका नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम में कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। उसी के बाद में रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट पे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, द स्टेट वुड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। ये बोला गया कि आपका जो स्टेट होगा ना, मतलब सरकार जो होगी, ठीक है, वो क्या करेगी कि आपका वर्कर्स का इंटरेस्ट का ध्यान रखेगी। ठीक है, जो भी वर्कर्स है उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखेगी, उसके साथ में एंड सिक्योर देम, और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी बाय द स्वीटेबल लेजिस्लेशन एंड द अदर वेज। ठीक है, स्वीटेबल कानून बना करके जो कि आपका वर्कर्स के फेवर में हो, वैसे कानून बना करके जिसके द्वारा आपका जो है कि कॉन्ट्रैक्टर इनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए। ठीक है, एंड लिविंग वेज, जितना आपका
आपका लिविंग वेज का क्या मतलब होता है कि इनको जीने के लिए जितना खर्च होती है उतना तो इनको सैलरी मिलना चाहिए, ऐसे लिविंग वेज के लिए कानून बना है ना कि मिनिमम वेज इतना मिलना चाहिए, ठीक है। हेल्दी कंडीशन ऑफ द वर्क, और ये जो है कि अनहाइजेनिक कंडीशन में वर्कर्स को काम ना करवाया जाए, ऐसे इसके लिए भी कानून बनाने की बात कही गई है, ठीक है। लिमिटेड आवर्स ऑफ द लेबर, ठीक है। तो पहले क्या करवाया जाता था, बॉन्डेड लेबर करवाया जाता था, उसके कोई लिमिटेड आवर्स नहीं होते थे, तो उसी पे आपका कानून बनाने की बात की गई कि आपका जो स्टेट जो होगा, गवर्नमेंट जो होगी, वो आपका लेबर के प्रोटेक्शन के लिए लिमिटेड आवर्स, लिमिटेड लेबर आवर्स डिफाइन कर देगी कि 8 घंटे काम करना है, इससे ज़्यादा कोई आपका काम करवाता है तो उसको एक्स्ट्रा आपका वेजेज देना पड़ेगा, ठीक है, जिसको ओवर टाइम बोलते हैं, ठीक है, वो ओटी देना पड़ेगा। अदरवाइज क्या हो कि हमारा जो है कि ये इलीगल वर्क माना जाएगा, ये बेकार माना जाएगा, ठीक है। सुइटेबल मशीनरी फॉर सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड सोशल इंश्योरेंस, ठीक है। और सुइटेबल मशीनरी फॉर सेटलिंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, है ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, ठीक है, कि आपका देखते हैं कि वर्कर्स और इंडस्ट्री ऑनर जो है उसके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गई, तो उसके लिए आपका क्या हो कि एक सुटेबल जो है कि ऐसी आपका मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जिसमें आपका दोनों वर्कर्स हो और जो इंडस्ट्री ऑनर्स हो दोनों साथ में मिल करके बैठे और बात करें और उसको रिजोल्व करे, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करे, है ना। एंड द सोशल इंश्योरेंस, और सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके, जो वर्कर्स है उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके, मतलब कि एक तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके कि एट द टाइम ऑफ द वर्क इफ दे आर बीइंग द इंजर्ड देन द इंडस्ट्रियल ओनर्स विल हेल्प इन सम वे, ठीक है। तो आपका क्या है कि इंडस्ट्रियल ओनर आपका कुछ जो भी बन पाएगा, जो भी आपका रूल्स बनाए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका इंडस्ट्रियल ओनर उसको कुछ प्रोटेक्शन, आपका प्रोटेक्शन अमाउंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लिबरेशन ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर फ्रॉम द कंडीशन ऑफ द सर्फडम, क्या बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चरल लेबर जितने भी थे, ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबर को आपका सर्फडम से आपका फ्री करने की बात की गई है ना। तो ये सर्फडम क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है दासत्व, है ना, कि आपका दास प्रथा जो चली जाती थी, है ना, तो आपका लैंड ओनर क्या करते थे, इनको आपका जितने भी सर्फडम होते थे उनको लैंड दी रहती थी और उनको बोलते कि इसमें हमारा इतना काम करना है आपको, ठीक है। तो वो आपका एक दास को जिस तरीके से आपका अनपेड वर्क करवाया जाता था, ठीक है, कोई लिमिटेड टाइम नहीं, उस टाइप का आपका जो सिस्टम यहाँ पे चल रही थी, है ना। तो आपका जो पीजेंट हुआ करते थे या आपका जो वर्कर्स हुआ करते थे पीजेंट, है ना, तो वो लोग आपका क्या करते थे, जो भी काम करते थे अपने एग्रीकल्चर एज ए एग्रीकल्चर लेबर किया करते थे, ठीक है। उनकी खुद की लैंड तो होती नहीं थी, लैंड ओनर्स की आपका लैंड में काम किया करते थे, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए भी डिमांड करते हैं। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द वोमेन वर्कर्स वर प्रोमिस्ड, क्या बोला गया कि वोमेन वर्कर्स जो है ना, वोमेन का भी आपका जब कहीं पे आपका काम करती हैं तो उनके भी आपका इंटरेस्ट का आपका ध्यान रखा जाए, इसके प्रोटेक्शन के लिए भी आपका बात कही गई कराची रिजोल्यूशन में, ठीक है। और चाइल्ड लेबर एंड द फैक्ट्रीज माइंस वाज बैंड, आपका चाइल्ड लेबर जो आपका फैक्ट्रीज में चाइल्ड लेबर करवाया जाता था, अनहाइजेनिक कंडीशन में आपका चाइल्ड को ऐसे काम करवाए जाते थे जो इनको इनके एज के बेसिस पे आपका सुइटेबल नहीं होता था, ठीक है। इनके एज के बेसिस पे जो काम हजार्डस हुआ करता था वैसे आपका हजार्डस इंडस्ट्रियल वर्क में भी आपको इनको काम करवाया जाता था, तो उस चीज़ को बैन करने का आपका बात कही गई, ठीक है। तो आपका हजार्डस वर्क वाले में बैन करने की बात कही गई है चिल्ड्रेन को, ठीक है, चाइल्ड लेबर बैन। उसके बाद में पीजेंट एंड द वर्कर्स वुड बी फ्री टू फॉर्म यूनियन, और पीजेंट और वर्कर्स को ये फ्रीडम देने की बात कही गई जो जिससे भी ये क्या करें, यूनियंस बनाए, है ना, अपने पीजेंट, जैसे कि हमारा क्या होता है लेबर यूनियन होता है फैक्ट्रीज में, ठीक है, तो उस टाइप का यूनियन बनाने का इनका फ्रीडम प्रोवाइड करने की आपका फ्रीडम प्रोवाइड करने की बात कही गई है, जिससे क्या हो कि अकेला वर्कर्स तो अपनी जो है ग्रीवेंसेस तो ऑनर्स के पास रख नहीं सकता, इस वजह से ये लोग यूनियन बना करके अपनी डिमांड रखते हैं ऑनर के पास। तो ये यूनियन बनाने का फ्रीडम होगा तभी जाकर के इनकी जो आपका डिमांड होगी वो अपना हाईलाइट कर पाएंगे, ठीक है। द सिस्टम ऑफ द लैंड टेन्योर्स वुड बी रिमूव्ड, जो आपका लैंड टेन्योर जो सिस्टम चल रहा था, है ना, कि आपका क्या करते थे लैंड ओनर्स जो होते थे पीजेंट को आपका कुछ सालों के लिए आपका लैंड दे देते थे और उसके बदले में हेवी इंटरेस्ट लिया करते थे, बोल सकते हैं कि रिवेन्यू लिया करते थे, ठीक है, शेयर बहुत ज़्यादा लिया करते थे जिससे आपका पीजेंट का एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो इस चीज़ को आपका रिमूव करने की बात कही गई है कि लैंड टेन्योर जो है आपका रिमूव किया जाए, है ना। पीजेंट वर प्रोमिस्ड टू इक्विटेबल एडजस्टमेंट ऑफ द बर्डन ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड, immediate relief from the small peasantry through the substantial reduction of the rent,
सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑफ रेंट। क्या बोला जा रहा है कि ये जो है ना पीजेंट को इस बात के लिए रिलीफ दी गई कि इनके पास जो भी लैंड होल्डिंग है उस पर जो रेंट चार्ज किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उस पर आपका क्या है कि रेंट का में रिडक्शन की जाएगी, ठीक है, और रिवेन्यू जो टैक्स इनसे लिया जाता है उस पर भी रिडक्शन की जाएगी, कमी की जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पशन इन द केसेस ऑफ द अनइकोनॉमिक होल्डिंग एंड इम्पोजिशन ऑफ द ग्रेडेड एग्रीकल्चरल इनकम। क्या बोला जा रहा है कि ये जो है कि एग्जाम्पशन इन द केसेस ऑफ द अनइकोनॉमिक होल्डिंग, कुछ ऐसे लैंड है जिसका अनइकोनॉमिक है, मतलब कि उससे कोई पैसा वैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, वैसे चीज़ों को आपको होल्ड करके रखें तो उनमें आपका टैक्स लिया जाता था। तो ये क्या है, ये टैक्सेस को आपका कम करने की बात कही गई है, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स को भी आपका क्या है कम करने की बात कही गई है, ठीक है। तो इस रिजोल्यूशन से ये सारे आपका क्या है नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के तहत जितने भी आपके पॉइंट्स हैं वो सारे हैं, ठीक है। डे ड्यूटी are at graduated rate over the property above a limit were envisaged। क्या बोला जा रहा है, डेथ ड्यूटी। ये डेथ ड्यूटी क्या होती है उनको समझते हैं। ये बेसिकली आपका क्या होता है, कोई पर्सन आपका डाई कर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को जब इनहेरिट करता है उसका चाइल्ड, ठीक है, उसका सन, तो क्या होता है उसको कुछ टैक्स देना पड़ता है, तो ये डेथ ड्यूटी होती थी, ठीक है। तो कुछ आपका लिमिटेड कम आपका ये हो तो प्रॉपर्टी हो और उसको होल्ड कर रहा है और उसको ये इनहेरिट कर रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लेने की बात कही गई, और वही आपका जो है कि ज़्यादा आपका एक लिमिट से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स लगाने की बात कही गई, ठीक है। रिलीफ ऑफ द एग्रीकल्चर इंडेप्टेडनेस एंड द कंट्रोल ऑफ उसरी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वर प्रोमिस्ड। क्या बोला गया कि आपका रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, एग्रीकल्चर इंडेप्टेडनेस में आपका रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि फार्मर सुसाइड करते थे, अपना लोन चुका नहीं पाते थे, तो आपका एग्रीकल्चर पर्पज पे जितने लोन होते थे उनको आपका छूट देने की बात कही गई थी, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उनको माफ कर देने की बात कही गई थी, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वर प्रोविट, या तो डायरेक्ट तरीके से आपका क्या है एग्रीकल्चर इंडेप्टेड में हेल्प किया जाए, या फिर आपका क्या है कि इनडायरेक्ट तरीके से जिस प्रकार से भी बन पाए उस तरीके से आपका क्या करेगी, जो है कि स्टेट जो होगा, गवर्नमेंट जो होगा वो क्या करेगा, इनको ये सारी चीज़ों से आपका बचाने का काम करेगा, ठीक है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर वुड बी रिड्यूस। ये आपका कराची रिजोल्यूशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस आपका डिमांड करती है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपना जो मिलिट्री पे जितना खर्च करती है उसको कम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा उस समय गवर्नमेंट खर्च कर रही थी, ठीक है। स्टेट वुड ऑल्सो प्रोवाइड द मिलिट्री ट्रेनिंग टू इट्स सिटीजन। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आपका स्टेट को क्या करना चाहिए, मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए सिटीजन्स को, अपने लोगों को आपका ट्रेन करना चाहिए मिलिट्री के बेस पे, कि जब भी जरूरत लगे तो लोग क्या करें, अपना प्रोटेक्शन के लिए खुद फाइट कर पाए, ठीक है। द सीलिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट सैलरी वुड बी रिड्यूस्ड टू 500। क्या बोला जा रहा है कि जो सैलरी होगा सिविल सर्वेंट का उसको फिक्स करके आपका कितना करने की बात कही गई है कि सील कर दो 500, उससे कम, लेकिन उससे ज़्यादा आपका सिविल सर्वेंट की सैलरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी सिविल सर्वेंट होते थे वो ब्रिटेन से बन के आते थे और उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई हुआ करते थे, ठीक है। तो इस पे आपका सीलिंग लगाने की बात कही गई है, क्योंकि इससे एक्सप्लॉयटेशन आपका फाइनली वो टैक्स किस पे चार्ज किया जाता था, तो पुअर पीजेंट पे, इस वजह से आपका इस पे सीलिंग लगाने की बात की गई है, ठीक है। द स्टेट वुड प्रोटेक्ट द इंडिजिनस क्लॉथ अगेंस्ट द फॉरेन क्लॉथ। क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को, स्टेट को क्या करना चाहिए, जो आपका देसी कपड़े हैं, है ना, उसको आपका बाहर से आए हुए कपड़ों से आपका क्या है बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है, इस वजह से देसी कपड़े जो होते हैं, इंडिजिनस कपड़े जो होते हैं, ठीक है, वो बिक नहीं पाते हैं और यहाँ पे मार्केट पे सर्वाइव नहीं कर पाते, कंपटीशन में आपका सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि बाहर से बने हुए, मशीन से बने हुए कपड़े सस्ते बिकने लगते हैं, तो यहाँ पे आपका हाथों से बनाई, हैंडलूम इंडस्ट्री से बनाए हुए कपड़े महंगे बिकते थे, इस वजह से आपका क्या है कि कोई खरीदता नहीं था, तो जो हैंडलूम इंडस्ट्री हुआ करती थी, जो आपका इंडिजिनस होती थी, भारत की होती थी, वो सर्वाइव नहीं कर पाती, वो आपका क्या हो जाती, लॉस में जाते थे, ठीक है। इस वजह से प्रोटेक्शन देने की बात की गई है, ठीक है। द अदर इंडिजिनस इंडस्ट्री वुड बी लाइकवाइज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द फॉरेन कंपटीशन। बोला क्या है कि आपका जो है ना कि दूसरे इंडस्ट्री जो है ना, जैसे कि आपका जो दूसरे आपका इंडस्ट्रीज है जिनको फॉरेन कंपटीशन और बाहर की कंपनियों से आपका कंपटीशन फेस करना पड़ता है, उनको आपका प्रोटेक्शन देने की बात कही गई है, ठीक है। तो या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड द ड्रग्स वुड बी टोटली प्रोहिबिटेड। बोला गया है कि आपका इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो होता है, वाइन होते हैं, ठीक है, उन सबको टोटली आपका प्रोहिबिट बंद करवाने की बात कही गई है, ठीक है। तो करेंसी एंड द एक्सचेंज वुड बी रेगुलेटेड ऑन द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। आपका क्या है, करेंसी एक्सचेंज रेट जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने आपका क्या है कि अपने फेवर में बाइस्ट करके रखा था, ठीक है, 1 शिलिंग इज इक्वल टू 6 पेंस करके रखा था, तो उसको आपको कम करने की बात करते हैं, ठीक है।
The state would be on or control key industries of services, ठीक है। की इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, क्या बोला जा रहा है कि स्टेट जो होगा मतलब गवर्नमेंट जो होगी उसको कंट्रोल करना चाहिए इंडस्ट्रीज को, जो आपका क्या है की इंडस्ट्रीज को, है ना, जो कि आपका बोल सकते हैं कि जो नेशन के लिए कंट्री के लिए आपका बेस होती है, ठीक है, वैसे इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करना चाहिए और वैसे इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए, है ना। और वैसे सर्विसेज आपको इनके द्वारा स्टेट के द्वारा प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मिनरल रिसोर्सेज हो गए, है ना, मिनरल आपका क्या होती है, नेशनल इंटरेस्ट की होती है, तो वो आपका सबके यूटिलाइज के लिए हो जाए, तो कोई एक कंट्रोल करके आपका बैठ जाएगा मिनरल्स पे, तो बाकी लोगों पे क्या होगा, ये मिनरल्स मिल नहीं पाएगी बाकी के लोगों को। इस वजह से मिनरल्स का किसकी कंट्रोल की बात कही जा रही है, स्टेट की, ठीक है। रेलवेज हो गए, इस पे स्टेट की कंट्रोल हो, वरना किसी एक पर्सन का रहेगा, प्राइवेट ऑनरशिप रहेगी तो वो अपनी मर्जी से चार्ज करेगा। तो राइट टू मूवमेंट जो होती है, फ्री मूवमेंट, वो आपका बोल सकते हैं इंश्योर लोगों का नहीं किया जा पाएगा, ठीक है। वाटरवेज को भी आपका फ्री करने की बात की गई है। शिपिंग को एंड द अदर मीन्स ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चीजें हैं उनको आपका क्या है स्टेट के अंदर रखने की बात कही गई है, सो दैट स्टेट क्या करे कि उस पर ज्यादा पैसा ना लगाए और क्या हो कि इजी मूवमेंट हो पाए, इजी ट्रांसपोर्टेशन हो सके, ठीक है। अब आते हैं कि वो राइट्स, वो रिजोल्यूशन जो आपका क्या है फंडामेंटल राइट को आपका इंडिकेट करती हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट में ये कौन कौन सी चीज़ों का आपका डिमांड करते हैं, तो हमारा जो है आर्टिकल नंबर 19 अभी प्रेजेंट डे 19 फर्स्ट ए जो है हमारा, ठीक है, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपका क्या है फ्री स्पीच एंड फ्री प्रेस, ये आपका क्या है कि हमारा आर्टिकल 19(1) है, ठीक है। तो उसका आपका डिमांड उस समय करते हैं, ठीक है। और क्या राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशंस बनाने का आपका क्या हो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ बनाना चाहो, कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहो तो आप वो बना सकते हो, इसकी भी डिमांड करते हैं। ये भी हमारा प्रेजेंट अभी के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आर्टिकल नंबर 19 है, ठीक है। ठीक है, तो आपका क्या है कि राइट टू असेंबल, ये भी हमारा आर्टिकल नंबर 19 में है ना, तो आर्टिकल नंबर 19 1C में है, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 19 1B में है, ठीक है। असेंबल एसोसिएशंस, ठीक है, आपका 1 ये असेंबल आपका B में है 1B, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 19 1C में आपका एसोसिएशन है, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देने की बात कही गई थी कि आपका क्या होना चाहिए, इलेक्शंस हो, इलेक्शंस में आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे हो, ठीक है। सर्टेन एज के एबव कोई पर्सन है तो उनको आपका वोटिंग राइट प्रोवाइड हो। इक्वल लीगल राइट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड एंड सेक्स, ठीक है। इक्वल वोटिंग राइट की बात, इक्वल राइट्स की बात कही जा रही है, ठीक है। इक्वल लीगल राइट्स, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, कास्ट ये भेदभाव ना हो, ठीक है। जब आपका राइट दी जाए तो भेदभाव ना हो कास्ट के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आपका इन सारी चीज़ों पे आपका बोल सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उस पर बात कही गई है, ठीक है। तो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो हमारा है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 14। और उसके साथ में आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट एंड द प्लेस ऑफ बर्थ, ये आपका आर्टिकल नंबर 15 जो हमारा प्रेजेंट है उस पर आपका वो आपका यहाँ से डिराइव की गई है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपका क्या है कि आप उस समय आपका डिमांड कर रहे थे 1931 में, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट इन द रिलीजियस मैटर, ठीक है। धार्मिक जब भी मुद्दा हो तो स्टेट को क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करना है, ठीक है। तो फ्री कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, और डिमांड करते हैं आर्टिकल नंबर अभी प्रेजेंट डे 21 है, ठीक है। 21A में हमारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया गया है, ठीक है। तो उस चीज़ का उस समय डिमांड कर रहे थे कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आपका सारे पर्सन को मिलनी चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड माइनॉरिटीज एंड द लिंग्विस्टिक ग्रुप, ठीक है। ये आपका क्या है कि कल्चर का प्रोटेक्शन हो, लैंग्वेज का प्रोटेक्शन हो, स्क्रिप्ट माइनॉरिटीज का, ठीक है, और लैंग्वेज लिंग्विस्टिक ग्रुप्स का, इनका आपका क्या है कि प्रोटेक्शन हो, इसके लिए डिमांड करते हैं उस समय, ठीक है। जो कि अभी हमारा पर्टिकुलरली अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 29 और 30 में प्रोवाइड की गई है ना। तो हम बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी आपका उस समय डिमांड कर रहे थे ना, जब इंडियंस के आपका देखते हैं कि हाथों में ये पावर आती है कि ये हमें अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, तो वो सारे आपका राइट्स जो है ना एज ए फंडामेंटल राइट ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्हेन द कांग्रेस पार्टी कम टू पावर इन द सेवरल प्रोविंसेस इन 1937, ठीक है। 1937 में आपका इलेक्शन के थ्रू जब आपका प्रोविंसेस में आपका क्या होती है, स्टेट में गवर्नमेंट बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। दे ट्राई टू डिलीवर सम ऑफ द प्रोमिसेस, तो ये क्या करते हैं जब आपका बोलते हैं कि 1937 में जब इनका गवर्नमेंट बनता है तो उस समय आपका क्या करते हैं कि ये जो भी प्रोमिस किए रहते हैं ना कि ये राइट्स हम अपने लोगों को देंगे, वो राइट्स को देने की कोशिश करते हैं इन द लिमिटेड रिसोर्सेज। इनके पास तो ज़्यादा रिसोर्सेज होती नहीं है, ब्रिटेन गवर्नमेंट कंट्रोल करके बैठे रहते हैं, बट जितने
भी रिसोर्सेस इनके पास होती है ना, उसी में ये बेस सर्व प्रोवाइड करते हैं टू द सिटीजन, ठीक है। बट दे हैव द पावर लिटिल ओवर द 2 years। इनको पावर कितने सालों के लिए मिलता है? बस 2 सालों के लिए, है ना, क्योंकि आपका 2 साल बाद 1937 1939 में आपका तो देखते हैं हमारा क्या है कि वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाता है। जो हिटलर होता है वो आपका क्या कर देता है, सितंबर में आपका वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो आपका वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होते से ही आपका क्या है कि ये लोग आपका जैसे ही यहाँ पे जो वायसराय होगा वो ब्रिटेन के अगेंस्ट में ये आपका होता है वर्ल्ड वार, ठीक है। तो आपका ब्रिटेन के अगेंस्ट में जब आपका जर्मनी फाइट करेगी तो उस समय आपका जो यहाँ पे ब्रिटेन का जो वायसराय इंडिया में जो होता है, ठीक है, वो होता है लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। तो लॉर्ड लिनलिथगो क्या होती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो आपका स्टेट में जो गवर्नमेंट बनी हुई थी उनसे बिना परमिशन लिए ही इंडिया को ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटेन वॉर में डिक्लेयर कर देता है कि ब्रिटेन इंडिया जो होगा ब्रिटेन की फेवर में लड़ेगा, ब्रिटेन की तरफ से लड़ेगा, ठीक है। तो इससे आपका जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट में गवर्नमेंट बनी रहती है, वो लोग बोलते हैं कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया और क्या है, हमें वर्ल्ड वार में पार्टी बना लिया गया, इंडिया को पार्टी बना लिया गया है, किसके तरफ से? तो ब्रिटेन की तरफ से। तो इस तरीके से वो नाराज होते हैं और उसके बाद में वो रिजाइन कर देते हैं। इसी वजह से 2 years ही आपका क्या करता है कि इनका जो गवर्नमेंट है वो चलती है, ठीक है। बिसाइड्स देयर वर द प्रेशर्स फ्रॉम द यूरोपियन एंड द नेटिव वेस्टेड इंटरेस्ट। इसके साथ में ना यूरोपियन का बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ करता था और नेटिव वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब कुछ ऐसे नेटिव लोग भी होते थे जो आपका ब्रिटेन की गवर्नमेंट की आपको मदद भी करते थे, उन लोगों से प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इनको था। तब भी इन लोगों ने आपका लिमिटेड रिसोर्सेज के होने के बावजूद भी क्या है बहुत चीज़ों को प्रोवाइड किया, आपको बहुत सारे सर्विसेज को इंडियंस को प्रोवाइड किया, ठीक है। द प्रोमिस वर ओनली पार्शली फुलफिल्ड। वही बोला जा रहा है जितने प्रोमिस तो इन्होंने किए थे उनमें से कुछ चीज़ों को आपका फुलफिल किया था, ठीक है। अबाउट द 20 years after the Karachi sessions, the 20 years after the Karachi sessions, the Indian Constitution largely enshrined the promises made in 1931, ठीक है। तो आपका इससे लगभग आपका क्या है कि 20 साल बाद, ठीक है, जब आपका 1950 के में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के कंप्लीट होता है तो जो भी कराची रिजोल्यूशन में जो भी चीज़ों की ये डिमांड कर रहे थे वो आपका अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करते हैं ये सारे राइट्स अपने सिटीजन्स को, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखते हैं कि ये कराची रिजोल्यूशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या महत्व होता है, ठीक है। तो ये आपका सोशियो इकोनॉमिक प्रोविजन ऑफ द कराची रिजोल्यूशन वेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। जब हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग आपका 9 दिसंबर 1946 में जब होती है, ठीक है। तो उसके बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, तो आपका क्या करते हैं इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और ये सारे पॉइंट्स को ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया, ठीक है, इन ड्रॉइंग ऑफ द पार्ट 4। और उसके साथ में ये क्या करते हैं पार्ट 4 भी एक एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया, ठीक है, जिसमें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को रखा गया है। इसमें आपका क्या रखा गया है कि वैसे चीजें रखा गया है जो उस समय आपका गवर्नमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं प्रोवाइड की गई कर पाई, बट फ्यूचर के गवर्नमेंट को आपका एक डायरेक्शन दिया कि ये चीजें आपके पास जब रिसोर्सेस हो तो वो आप प्रोवाइड करना। जैसे आपका क्या है एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन ना, उस समय आपका प्रोवाइड करना ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि फ्री एजुकेशन ये इसके लिए स्कूल सेटअप करना होता है और उसके साथ में टीचर्स रखनी होती हैं, तो वो सारी चीजें इतने रिसोर्सेज तो आपका थी नहीं उस समय, इसलिए आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल नंबर 45 में रखा गया था, है ना। तो इस आर्टिकल नंबर 45 में रखा गया था ये आपका हमारा राइट टू एजुकेशन, ठीक है, जिसको आपका क्या है जब आपका जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके पास में ये आपका देखते कि रिसोर्सेस अवेलेबल हुई, ठीक है, तो आपका क्या करिए उसको फंडामेंटल राइट बना दिया और तो ये आपका आर्टिकल नंबर फिर हमारा 21A में आपका डाल दिया गया जो कि फंडामेंटल राइट बन गया, ठीक है। तो एक डीपीएसपी को आपका फंडामेंटल राइट आपका बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हमारा जो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते समय ये जो कराची रिजोल्यूशन है उसके जो आपका रिजोल्यूशन के जो पॉइंट्स थे वो आपका मैटर करते हैं, ठीक है। तो यह हमको ये लगता है कि आपको ये सारी स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।